नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के एक बहुत ही रोचक टॉपिक है प्रभावपूर्ण मांग। और इस प्रभावपूर्ण मांग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि समग्र पूर्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग प्रवृत्ति, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव बचत प्रवृत्ति। तो आज इन सभी के बारे में हम बहुत रोचक तरीके से बात करने वाले हैं और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं परिचय। ठीक है दोस्तों, आप सभी को 1930 ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s या 1930 में जो विश्वव्यापी महामंदी आई थी पूरी दुनिया में, आप सभी को उसके बारे में अच्छी तरह याद होगा। पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये विश्वव्यापी महामंदी जब समाप्त हुई तो उसके बाद J.M. कीन्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब सभी लोग परिचित हैं इससे। इस बुक में जो बात की गई थी वो बात की गई थी कुछ चीजों की, जो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। प्रभावपूर्ण मांग, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, इन तीन चीजों की बात हमने यहाँ पर की थी। और इन तीन चीजों को हम यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक करके। आइए लेते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और एक प्रभावपूर्ण मांग के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। प्रभावपूर्ण मांग समग्र मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह समग्र पूर्ति के बराबर होती है। तो ये वाली जो बात है, इस बात को आपने याद रखना है और इसको अभी हम आगे कंक्लूड करेंगे कि कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीगेट डिमांड से। समग्र मांग, समग्र मांग जो है इसके कुछ नाम हो सकते हैं आमतौर पे। कुल मांग भी इसको बोलते हैं, सामूहिक मांग भी इसको बोलते हैं और समग्र मांग भी इसको बोलते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है एक बार। एक परीक्षा में एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर हम लोग जो है सारा पेपर बहुत अच्छा हुआ, एक सवाल मेरा गड़बड़ा गया, उसमें मैंने समग्र मांग पढ़ा था लेकिन परीक्षा में सामूहिक मांग आ गया, तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना है। तो ऐसा कभी हो जाता है, तो इसलिए तीनों नाम आपको आने चाहिए, कुल मांग, सामूहिक मांग और समग्र मांग। अगर डेफिनेशन की बात करें समग्र मांग क्या है, तो समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है। ठीक है, ध्यान रखिए, कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के नागरिक आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आई, एक तो अभी मैंने बोला कुल व्यय, और दूसरा यहां पर आया कि आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस चीज पर ध्यान रखना है, कुल व्यय और आय का स्तर और उसकी तैयारी व्यय करने के लिए। तो समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिससे एक देश के नागरिक आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। या इन इंग्लिश वी कैन से एग्रीगेट डिमांड refers to total expenditure that the residents of a country are already to incur on the purchase of goods and services given in their level of income। तो ये चीज यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए मैंने लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समग्र मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। समग्र मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है। देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बनाया इस चीज को समझने के लिए। जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो है सामूहिक मांग बनी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बाजार मांग की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। बाजार मांग हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाजार मांग ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डी से और नीचे की ओर जाता है। इसका मांग जो ढाल है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि कीमत, ये जो कीमत है और डिमांड है, इन दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर हो रहा है जो हम आज बात कर रहे हैं सामूहिक मांग वक्र की। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो देखिए ये जो वक्र है इसकी ढाल धनात्मक है, ऊपर की ओर जा रहा है। एडी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर मैंने लिखी, इसके दो पार्ट होते हैं, सी प्लस आई, उपभोग और निवेश। या तो हम उपभोग के लिए मांग कर रहे होते हैं किसी वस्तु की, या निवेश के लिए। और यहाँ पर जो वक्र बना है ये एडी और इनकम लेवल के बीच में बना है। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे सामूहिक मांग भी बढ़ती रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको धनात्मक दिखाया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, यानी समग्र पूर्ति की।
एक अर्थव्यवस्था में इसको जो समग्र पूर्ति है इसको हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, काफी कुछ जीडीपी की तरह, है ना। दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुल आय के रूप में, और इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग है उपभोग, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा भाग है बचत, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेविंग। यानी कुल आय भी समग्र पूर्ति के रूप में समझ सकते हैं हम। और कुल आय के 2 भाग हो गए, एक सी और एक एस। उसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है फर्मों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने से प्राप्त होने वाली न्यूनतम आय। ठीक है, जब हम चीजों को बेच रहे हैं तो उनको, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसको बेचने से जो फर्मों को आय प्राप्त होगी उसको भी हम समग्र पूर्ति में समझ सकते हैं। इसके लिए अगर समग्र पूर्ति वक्र देखें, देखिए बना हुआ समग्र पूर्ति वक्र। समग्र पूर्ति वक्र की अगर हम बात करें तो ये जो है एक सीधी रेखा के रूप में धनात्मक होता है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है 45 डिग्री, 2 चीजों के बीच में है। यहाँ पर ये है आपका सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम 2 भाग दे रखे हैं, सी और एस, जो मैंने यहाँ भी आपको डिफाइन करा था यहाँ पर। और इनके एग्रीगेट सब मतलब पूर्ति और इनकम लेवल, आय के स्तर के बीच में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है, और दोनों समान रूप से बढ़ते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती रहेगी, या जैसे जैसे पूर्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आय भी बढ़ती रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि आय और पूर्ति के बीच में समान संबंध होता है, तो समान रूप से यूनिफॉर्मली बढ़ता है, इसीलिए 45 डिग्री पे एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई की। अब जो बात हमने स्टार्टिंग में करी थी, प्रभावपूर्ण मांग, मेरे को फिर आपको रिवाइज कर दूं। मैंने बोला था प्रभावपूर्ण मांग संतुलन बिंदु का है जहां पर दोनों चीजें, समग्र पूर्ति और समग्र मांग बराबर होती है। तो ये देखिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका इनकम लेवल, और यहाँ पर एडी और एएस दोनों दिखाए गए हैं। एडी आपका ये 45 डिग्री पे एकदम सीधी रेखा पर जा रहा है, और एएस आपका 45 डिग्री पे गया, और एडी जो है ये यहाँ से ये रेखा आ गई, और दोनों कहाँ पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर। तो ये जो ई बिंदु है, इस बिंदु पर जो मांग होगी उसे हम प्रभावपूर्ण मांग कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति हर प्रवृत्ति का मतलब आदत। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति हर व्यक्ति की, आपने देखा होगा कि सभी लोगों की जो आदतें होती हैं उपभोग करने की वो अलग अलग होती हैं। मतलब सीधी सीधी बात तो ये है कि उपभोग जो है किस पे डिपेंड करेगा, आय पर। ठीक है, आय पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की जो उपभोग की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति अधिक होती है, कुछ लोग कम उपभोग करते हैं, है ना। 2 भाग हमने पहले ही बता दिए थे कि आय के 2 भाग होंगे, बचत और उपभोग। तो हम बात कर रहे हैं उपभोग की केवल। तो ये उपभोग हो रहा है। अब ये जगह पर भी डिपेंड करता है, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जहां पर थोड़े से कम विकसित एरियाज हैं या छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, वहां पर उपभोग प्रवृत्ति कम होती है। तो ये होती क्या है ना। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसको हम शॉर्ट में कहेंगे एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब है, ये पीटरसन के यहाँ पर देखिए डेफिनेशन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात। ठीक है, दोनों चीजें उपभोग, इसी से जो पीटरसन ने बात बोली है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसी से फॉर्मूला बन गया कि औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एपीसी इक्वल्स टू कुल उपभोग सी अपॉन कुल आय वाई। ठीक है, सी और वाई का अनुपात। तो ये हो गया हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसी की एक और टर्म है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है कि उपभोग में होने वाला परिवर्तन, उपभोग में होने वाला परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन
इन दोनों का जो अनुपात होगा इसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, और ये बताया था कुरिहारा ने। तो देखिए यहाँ पे सूत्र भी लिखा हुआ है, एमपीसी बराबर उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी बटे आय में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई। डेल्टा रिफर्स परिवर्तन, डेल्टा जहां पर आता है इसका मतलब उस टर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, दो सूत्र हो जाएंगे, सरल सरल याद कर सकते हैं, आसान। आगे बढ़ रहे हैं, इसका ठीक उल्टा मैंने कहा ना, आय के दो भाग हैं, एक है कंजम्पशन और एक है सेविंग। तो कंजम्पशन के बारे में पढ़ लिया, अब हमारे हैं सेविंग पे। तो जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव है ना। तो प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कि बचत प्रवृत्ति। अभी बचत प्रवृत्ति क्या, जिस तरह से उपभोग प्रवृत्ति है उसी तरह से बचत प्रवृत्ति है। औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर बचत एवं आय का अनुपात है पीटरसन के अनुसार। तो ये देखिए एपीसी, इसका मतलब हो गया, यही सूत्र बना दिया हमने, एस अपॉन वाई, कुल बचत बटे कुल आय। सिमिलर सूत्र है, जहां पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उपभोग प्रवृत्ति में सी अपॉन वाई है, बचत प्रवृत्ति में एस अपॉन वाई। इसी तरह अब आ रहे हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस में। तो एमपीएस भी उसी तरीके से किस किस का अनुपात है, बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात जो है कुरिहारा के अनुसार वही एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सॉरी, ये यहाँ पर ये गलत आ गया, ये इट शुड बी एस, ठीक है ना, इसे आप एस नोट कर लेंगे, एमपीएस। एमपीएस यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर बचत में परिवर्तन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये थोड़ा करेक्शन है, इसको आप देख लीजिए, इसकी जगह पर आपको लिखना है एम पी एस। थोड़ा ये राइटिंग गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकाल ली। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, ये मैंने लिखा पॉइंट नंबर 1, पहली चीज जो आपको याद रखनी है, एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति प्लस एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति, इन दोनों का योग कितना होगा, हमेशा 1 होगा। और इन द सेम वे द सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों का योग भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और ये तो था दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है वो है कि एपीएस, एपीसी, एमपीएस, एमपीसी, इन सब का जो मान होगा, जो वैल्यू होगी इनकी, वो होगी कहाँ, कितनी, कम से कम वो होगी 0 और ज्यादा से ज्यादा होगी 1, यानी पॉइंट में ही इनके मान होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका योग 1 होता है तो इसका मतलब ये 1 से कम होंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और अब ये समाप्त हो गया है, और आशा करता हूँ बहुत कुछ आप लोगों को इससे मिला होगा। और अगर कुछ मिला है तो जैसा मैं कहता हूँ, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन, एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।